वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम प्रैक्टिस सेट 25 देखेंगे, जिसमें हम फिर से एनसीईआरटी बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और इसी के साथ आज ये हमारी प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ चल रही है, ये ख़त्म हो जाएगी, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट हैं और हर प्रैक्टिस सेट में मैंने 15 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें से कुछ पेडागोजी के भी हैं और कंटेंट के भी हैं। और ये आपके लिए मोर देन इनफ हैं। इसके अलावा आपको कहीं से और कोई क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वही डिमांड है आपकी सीटेट की। उससे बाहर सीटेट में कोई डिमांड नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही सीटेट में पूछा जाता है और वही चीज़ मैंने अच्छे से कवर कराई है। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सारे प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखने हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। अगर अभी तक भी किसी ने कंटेंट नहीं देखा है, टॉपिक वाइज सीरीज़ नहीं देखी है, तो सारे टॉपिक को रिवाइज़ करें। सारे कंटेंट को आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल में समझाए हैं, पेडागोजी अच्छे से कराई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक हैं, तो उनको ज़रूर देखें। बाकी जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो हम बड़े बड़े सेशन चलाएंगे इसमें, ताकि आपका अच्छे से फिर से रिवीजन हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म इज कॉल्ड। केंचुओं की मदद से खाद्य तैयार करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्मी कंपोस्टिंग। जब हम केंचुए अर्थवॉर्म से खाद को प्राप्त करते हैं तो वो हमारा वर्मी कंपोस्टिंग होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी सीटेट में स्टेप भी आ जाते हैं, तो वर्मी कंपोस्टिंग के स्टेप क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक गड्ढा खोदा जाएगा और अपने गार्डन में या कहीं पर भी आप एक गड्ढा खोद लेंगे और उसके गड्ढे के अंदर आप क्या करेंगे, सैंड को डाल देंगे उसके फ्लोर पर। स्प्रे सैंड ऑन द फ्लोर ऑफ द पिट। जो गड्ढा आपने खोदा है उसमें हम रेत डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ वेजिटेबल के छिलके, फ्रूट के वेस्ट, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट सब्सटेंस है, जिसको हमें खाद बनाना है, वो सारा हम इसके ऊपर डालेंगे, जिसमें पहले हमने सैंड को डाला है। उसके बाद थोड़ी सी बूंदे पानी की डालेंगे, ताकि जो मॉइस्चर है वो बना रहे। और उसके बाद जो हमारे रेड वॉर्म होते हैं, जो अर्थ वॉर्म जिसे बोलते हैं, केंचुओं को हम इसके अंदर डालेंगे। और उसके बाद जो हमारा पिट है हम उसको क्लोज कर देंगे, कवर लूजली विद गनी बैग और लेयर ऑफ ग्रास। हम इसको बहुत टाइटली कवर नहीं करेंगे, लूजली हल्का कवर करेंगे। या तो गनी बैग्स रख देंगे इसके ऊपर, मतलब रेत के भरे हुए बैग रख देंगे, या फिर कुछ घास की लेयर इसके ऊपर चढ़ा देंगे। और इसको फिर हम 3 से 4 वीक के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और जब 3 से 4 वीक के बाद हम देखेंगे तो जो हमारा खाद है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और ये खाद किस टाइप का होगा, ये वर्मी कंपोस्ट होगा, जो कि किससे प्राप्त होगा, अर्थवॉर्म से प्राप्त होगा, केंचुओं से प्राप्त होगा। तो ये स्टेप भी आपको याद रखने हैं। पहले डिग करेंगे, फिर सैंड डालेंगे, उसके बाद वेजिटेबल के पील्स, फ्रूट का वेस्ट डालेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसके बाद उसमें रेड वॉर्म्स डालेंगे, फिर उसको लूजली कवर कर देंगे और 3 से 4 हफ्तों के लिए छोड़ देंगे। और वही मेथड आपका वर्मी कंपोस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और ये एक्सपेरिमेंट आपने काफ़ी बार बचपन में किया होगा। अनीता टुक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, turned it upside down and dipped it open mouth into a bucket filled with water. He then tilted the bottle slightly and made the following observation. अनीता ने खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसको उल्टा किया और उसके खुले मुंह को क्या हुआ, भरी हुई बाल्टी में डुबो दिया। और फिर उस बोतल को जो है ना, उसने थोड़ा सा झुकाया, जिससे उसने निम्नलिखित अवलोकन देखे, तो वही हमें बताने हैं। देखिए, पानी से भरी बकेट है। जब आप बोतल को इसमें डालेंगे उल्टा करके इधर से, और फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा कर देंगे, तो हमने देखा है क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी भी बॉटल के अंदर भरने लगता है, और साथ में जो बबल्स हैं एयर के, वो बॉटल से निकलने लगते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप चाहें तो करके देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बबल्स ऑफ एयर कम आउट फ्रॉम द बॉटल। जी हाँ, बॉटल के अंदर से क्या होगा, एयर के जो बबल हैं वो बाहर की तरफ को आएंगे, ठीक है, और आवाज़ भी करते हैं वो। और सम वाटर एंटर्ड इन द बॉटल, और कुछ पानी जो है वो आपका बॉटल के अंदर भी जाएगा। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन
यहाँ पर होंगी, बाकी देख लेते हैं। नाइट्रोजन गैस कम आउट फ्रॉम द बबल एंड ऑक्सीजन गॉट डिजॉल्व इन वाटर, जी नहीं। आप कभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देख सकते हैं उसमें अलग अलग, जी नहीं। नो बबल फॉर्म्ड, ऐसा होता ही नहीं। जब हम बॉटल को टेढ़ा करते हैं थोड़ा सा डूबी हुई रहती है, प्रेशर तो वहाँ रहता ही है, तो बबल तो होंगे ही। ओनली वाटर एंटर्ड इनटू द बॉटल, जी नहीं। वाटर भी एंटर करेगा और साथ में बबल भी होंगे, क्योंकि प्रेशर है वहाँ पर, क्योंकि हमारी अभी पूरी बॉटल बाहर नहीं है, थोड़ी बॉटल जो है वो उसका मुंह जो है पानी के अंदर ही है, जिससे उस पर प्रेशर लगेगा तो एयर बबल तो वहाँ पर होंगे और साथ में पानी भी जाएगा। तो पहली और सेकंड ऑब्जर्वेशन वहाँ हमें देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर, वायु में निम्नलिखित घटकों में से कौन सा सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। ये सभी को पता होगा, सबसे अधिक मात्रा में हमारी वायु में, एयर में क्या है, नाइट्रोजन है। और मैंने यहाँ लिख भी दिया है कितना परसेंटेज है नाइट्रोजन का, 78% हमारा नाइट्रोजन है। अप्रॉक्स 21 क्या है हमारा ऑक्सीजन है, और रिमेनिंग क्या है हमारी 1% जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल। ये सब मिलके पूरा हमारा एटमॉस्फेयर बनाते हैं। याद रखिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 78% और 21%, बाकी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेज और डस्ट पार्टिकल भी आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेल्स आर फेड बाय, कुओं को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कैसे कुएं बनाए जाते हैं। तो वो उन जगहों पर कुएं बनाए जाते हैं जहाँ अंडरग्राउंड वाटर होता है, वहाँ पर ही कुओं को खोदा जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा वेल आर फेड बाय, कहाँ से, ऑप्शन नंबर डी, अंडरग्राउंड वाटर से, भूजल द्वारा प्राप्त किया जाता है। याद रखिए, रेन वाटर मत कर देना कि बारिश के पानी से वेल जो है वो फेड होते हैं, जी नहीं। कुएं हमें कहाँ से मिलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर से। पानी जो कुओं में आता है वो नीचे से जो पानी है रिसकर, वो आपका वेल्स तक, आपके कुओं तक पहुंचता है। तो भूमि का जल होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट, वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्या करते हैं, पानी को बाहर निकाल देते हैं जल वाष्प की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिलीज वाटर वेपर, जल वाष्प को निकालते हैं। क्योंकि देखिए, पानी जो प्लांट होते हैं ना, उनको सारा पानी नहीं चाहिए होता है जो वो रूट से लेते हैं, उनको कुछ ही पानी की ज़रूरत होती है अपने काम करने में, भोजन बनाने में। बाकी पानी को 97 to 98% पानी को वो बाहर निकाल देते हैं। कहाँ से, अपनी पत्तियों में से, अपने फूलों में से, उसको बाहर निकाल देते हैं जल वाष्प की फॉर्म में। और जब पानी बाहर निकलता है पौधे में से, तो वही आपका ट्रांसपिरेशन है। और यही कारण है जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उसके आसपास का जो एरिया होता है वो ठंडा होता है। क्यों, क्योंकि वो पानी को बाहर निकालते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में, जिससे एरिया जो है वो ठंडा रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें गलत कथन को चुनना है। अ स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, एक जो स्विच होता है वो हमारे सर्किट, हमारे परिपथ में विद्युत प्रवाह का स्रोत होता है, जी नहीं। विद्युत प्रवाह का जो स्रोत होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स है, वो हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है। सेल में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं, उन्हीं का प्रवाह होता है। तो वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते हैं सर्किट में, ना कि स्विच। तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक सेल लिखा होता तब ये यहाँ पर सही होता। वही सोर्स होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का इन अ सर्किट। अ स्विच हेल्प टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट, जी हाँ। स्विच जो होता है ऑफ कर देते हैं तो ब्रेक हो जाता है, ऑन कर देते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत का प्रवाह जो है वो उसमें चालू हो जाता है। तो ये बात तो सही है। अ स्विच हेल्प अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर आर रिक्वायरमेंट, जी हाँ। हमारी उपयोगिता के अनुसार ही हम क्या करते हैं, विद्युत का यूज़ कर पाते हैं स्विच के माध्यम से। जब हमें लाइट की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको ऑफ कर देते हैं, और जब हमें ज़रूरत है तब हम उसको जलाते हैं। व्हेन द स्विच इज़ ओपन देयर इज़ एन एयर गैप बिटवीन इट्स टर्मिनल, जी हाँ। एयर जो है वो करंट का चालक नहीं होती है, तो इसीलिए उसमें एयर गैप रखा जाता है कि जब हमारा स्विच ओपन है, ताकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उसमें प्रवाह ना कर पाए, तो वहाँ पर एयर का गैप होता है उनके टर्मिनल के बीच में। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो गलत कथन कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राम ऑब्जर्व द शेडो ऑफ ट्री एट 8 AM
12 noon and 3 p.m. Which of the following statement is closest to her observation about the shape and the size of shadow? राम ने सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे और अपरा मतलब जब शाम का समय आने वाला है 3 बजे एक पेड़ की छाया देखी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छाया के आकार और आकृति के बारे में अवलोकन के लिए सबसे करीब है? देखिए यहाँ पर जो होगा ना, बोथ द शेप एंड द साइज ऑफ द शेडो ऑफ अ ट्री विल चेंज। पेड़ की जो छाया का आकार और आकृति है वो दोनों ही बदलेंगे। देखिए ये पेड़ है, जब पेड़ के पास लाइट आ रही होगी तो पेड़ जो है बड़ा दिखेगा, और जब लाइट बहुत ज़्यादा पास आ जाएगी, क्लोजेस्ट हो जाएगी, तो पेड़ जो है वो थोड़ा चौड़ा दिखने लगेगा, उसकी शेप भी बदल जाएगी और वहाँ पर उसका साइज़ भी बदलेगा। क्योंकि लाइट अलग अलग समय पर पड़ रही है तो हर समय पर क्या होगा, उसकी शेप और साइज़ जो है अलग अलग होगी। कभी लाइट पास होगी, कभी बिल्कुल उसके ऊपर हो जाएगी और कभी लाइट दूर हो जाएगी, तो जिससे उसकी शेप और साइज़ दोनों पर ही फ़र्क पड़ेगा। जितनी पास वो आती जाएगी उतनी वो बड़ी और उतनी वो चौड़ी हो जाएगी, वाइड हो जाएगा पेड़, तो वहाँ पर शेप और साइज़ कैसी हो गई, दोनों बढ़ गए। लेकिन जितनी लाइट दूर होगी पेड़ जो है उसकी छाया छोटी बनेगी और वो जो उसका आकार होगा वो भी उसका पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों में फ़र्क आएगा, बोथ द शेप एंड द साइज़, उसकी आकार और उसकी आकृति दोनों ही बदलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is the correct match between the characteristic of stem and the category of plant? निम्नलिखित में से कौन तने की विशेषता और पौधों की श्रेणी के बीच में सही मेल खाता है, ये हमें बताना है। वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट आर क्रीपर। जी हाँ, जैसे उसमें आ जाते हैं आपके वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज, कद्दू, ये सब क्या होते हैं, जो काशी फल है ये सब क्या है, ये क्रीपर्स हैं। इनके जो तने होते हैं ना वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जो इनका फ्रूट आ रहा है वो बहुत भारी होता है, तो इसलिए ज़मीन पर ही होते हैं और ये हमारे क्रीपर होते हैं। इनकी वीक स्टेम होती है और ये यहाँ पर सही मैच ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट मैच होगा। बाकी सब भी हम देख लेते हैं। देखिए जो हर्ब्स होती है ना वो हमारे स्मॉल साइज प्लांट होते हैं विद ग्रीन टेंडर स्टेम। उनकी हरी टेंडर स्टेम होती है जिसमें हमारे क्या आ जाएंगे, गेहूँ, धान, जैसे पटैटो, टमाटो का पौधा, ठीक है, जैसे जिंजर का पौधा। तो ये पौधे क्या होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है ना वो ग्रीन होती है बिल्कुल, और टेंडर होती है, बिल्कुल मुलायम होती है, ठीक है, तो इनकी स्टेम ऐसी होती है। तो ये हमारे हर्ब्स होंगे। तो ग्रीन टेंडर स्टेम इन्होंने बोल दिया शब्स, जी नहीं, ये किसकी होती है ग्रीन टेंडर स्टेम, ये हमारे हर्ब्स की होती है। थिक हार्ड स्टेम विद ब्रांचिंग नियर द बेस, ये हमारे शब्स होंगे, जिसमें आपका रोज़ वगैरह आ गया, गुलाब का पौधा, ठीक है, और आपका चमेली का पौधा, और इसमें आपका वो भी आ जाएगा, क्या कहते हैं, गुलहड़ वगैरह। ये सारे जो पौधे होते हैं शब्स आर द मीडियम साइज प्लांट, ये मीडियम साइज होते हैं, थिक होते हैं और इनकी हार्ड स्टेम होती है। स्टेम जो होती है ऐसा नहीं है, इनकी थोड़ी हार्ड स्टेम होती है विद ब्रांचिंग नियर द बेस, और इनकी जो ब्रांच होंगी ना वो इनकी रूट, नीचे जो ज़मीन है ना उसके आसपास ही इनकी ब्रांचेज होती हैं। तो ये हमारे शब्स होते हैं और यहाँ पर लिखा है ये ट्री होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत था। थिक हार्ड स्टेम विद ब्रांच हायर ऑन द प्लांट, जब प्लांट के ऊपर ब्रांचेज होंगी और प्लांट नीचे होगा तो वो तो हमारा ट्री होगा, और यहाँ पर लिखा है हब, तो इसलिए वो भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। बाकी मैंने आपको समझा दिए हब्स क्या होते हैं, ग्रीन टेंडर स्टेम जैसे गेहूँ, धान वगैरह हो गए। शब्स क्या होंगे, जैसे रोज़ का पौधा हो गया, सबसे गुलाब का पौधा जो है वो शब्स का ही उदाहरण है, और ट्री तो हमारे बड़े हो ही जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज। जो सॉल्ट पानी में डिजॉल्व होता है वो सेपरेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो भाप बन के जो पानी है ना वो उसमें बाहर हो जाता है, और जो सॉल्ट के कण होते हैं उसमें वो वहीं रह जाते हैं। मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज़ अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय इवेपोरेशन। और ये समुद्र में होता है, समुद्र का पानी जो होता है वो नमकीन होता है, लेकिन जैसे
ही सूरज का प्रकाश आता है तो वहाँ पर इवेपोरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे जो पानी है वो ऊपर चला जाता है, लेकिन जो सॉल्ट है ना वो उसमें बही रह जाता है। तो वहाँ से हम जो सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व था ना, इवेपोरेशन के माध्यम से, वाष्पीकरण के माध्यम से हम उसको वहाँ से अलग कर सकते हैं। तो याद रखिए ये चेंज कैसा है, रिवर्स चेंज है और ये फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भौतिक परिवर्तन हुआ, कोई नया पदार्थ बनकर तैयार नहीं हुआ। सॉल्ट को पहले हमने पानी में डिज़ोल्व करा और फिर से हमने उसको इवेपोरेशन, वाष्पीकरण के माध्यम से फिर से हमने अपने सॉल्ट को प्राप्त कर लिया। तो कोई नई चीज़ बनकर तैयार नहीं हुई। तो ये फिजिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज़ अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय इवेपोरेशन। पानी में नमक का मिलाना एक ऐसा परिवर्तन है जिसे वाष्पीकरण द्वारा फिर से प्राप्त किया जा सकता है। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि पिछले क्वेश्चन से ही रिलेट करता हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट को वीडियो लाइक कर देनी है। जिसने भी नहीं किया है लाइक, तो वो अभी का भी लाइक करेगा, ठीक है। इन एन एक्टिविटी अ टीचर डिजॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, सॉलिड कॉपर सल्फेट इन अ टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर। एक पानी का भरा हुआ टम्बलर है, उसमें सॉलिड का कॉपर सल्फेट एक टीचर उसके अंदर डालता है। तो जब सॉलिड का कॉपर सल्फेट उसके अंदर डाला जाएगा तो वो उसके अंदर घुल जाएगा, ठीक है। तो विच मेथड वुड यू यूज़ टू गेट बैक सॉलिड कॉपर सल्फेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में से, उस विलियन में से अब आप फिर से वो सॉलिड का कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे, ये हमें बताना है। एक विधि में एक शिक्षक ने पानी भरे टम्बलर में ठोस कॉपर सल्फेट की एक छोटी मात्रा को भंग किया मतलब वो उसमें डिजॉल्व हो गया। तो समाधान से ठोस तांबा है कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे। सेम वही विधि यूज होगी यहाँ पर भी, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। इससे क्या होगा, जो पानी है वो उसमें भाप बनकर निकल जाएगा और जो सॉलिड का कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं वो वहाँ पर वापस फिर से मिल जाएंगे सॉलिड की फॉर्म में ही। तो याद रखिए ये कैसे हो सकता है, ये इवेपोरेशन, वाष्पीकरण से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 4 मिक्सचर आर गिवन बिलो। 4 मिश्रण हमें नीचे दिए हैं। विच ऑफ दीज कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ विनोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा विनोइंग विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, ये हमें बताना है। सबसे पहले हमें समझना होगा विनोइंग क्या होता है। देखिए विनोइंग में क्या होता है, जो भारी पदार्थ होता है, कोई भारी सब्सटेंस होता है, उसको हल्के सब्सटेंस, उसी के अंदर जो मिला हुआ है उसमें से उसको अलग किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, एयर का प्रेशर लगाया जाता है, जिससे जो भारी सब्सटेंस है, जो भारी सामान है या पदार्थ है, वो तो नीचे एज इट इज़ आ जाता है, लेकिन जो हल्का पदार्थ है वो एयर के प्रेशर से उसमें से अलग हो जाता है। और इस तरह से मिश्रण में से दो सब्सटेंस अलग अलग हो जाते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जब हम ग्रेन, जो हमारा अनाज होता है, उसमें से भूसे को अलग करते हैं या धूल मिट्टी को अलग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई मशीन या कोई आदमी ऊपर से वो अनाज गिराता है जिसमें भूसा है, धूल मिट्टी है, और इस तरह से उसको नीचे गिराता है। दूसरी साइड से एयर का प्रेशर लगता है और हवा के प्रेशर से होता क्या है, जो उसमें धूल मिट्टी है वो हल्की है बहुत ज़्यादा, तो वो उसमें से अलग हो जाती है। और सेम ऐसी भूसा, जो चैफ होता है, वो भी उसमें काफ़ी हल्का होता है, भूसा भी, तो वो भी उसमें से अलग हो जाता है। और जो अनाज है, जो हमारा अनाज के दाने हैं, वो उसमें नीचे आ जाते हैं। इस तरह से अनाज में से धूल मिट्टी और भूसा, जो चैफ है, वो उसमें से अलग हो जाता है। तो यही हमारी विनोइंग विधि है, भारी पदार्थ में से हल्का पदार्थ निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन से मेथड को आप विनोइंग विधि से अलग कर सकते हो। किडनी बीन्स और चिकपीस। अब देखिए जो हमारा राजमा होगा और मटर होगा, सूखा हुआ मटर, उसका जो वेट होगा ऑलमोस्ट समान होगा। तो वहाँ पर दोनों पदार्थ का वेट एक सा है, तो वहाँ पर वो अलग नहीं हो सकते विनोइंग विधि से। सेम ऐसी पल्सेस और राइस, जो दालें और चावल हैं, वो भी भारी होंगी और वो भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो राइस के फ्लैक्स हैं और कॉर्न हैं, ये अलग हो सकते हैं। राइस फ्लैक्स क्या होते हैं, जो आपने पोहा देखा होगा ना, पिसा हुआ चावल होता है मोटा सा, उसको दबा हुआ होता है, बिल्कुल पिचका हुआ सा, एक पतला सा पत्ते की तरह होता है, वो आपका राइस फ्लैक्स होता है, जिसे हम पोहा भी बोलते हैं। और जो कॉर्न होंगे, जो हमारा मक्का होगा, वो तो भारी होगा। और जो राइस के फ्लैक्स होंगे वो बहुत हल्के होते हैं, बहुत पतले से होते हैं। पोहा आपने अगर देखा होगा तो उसका जो राइस का एक फ्लैक्स होता है वो बहुत ही पतला होता है, बहुत हल्का होता है। तो जब हवा
का प्रेशर आएगा तो राइस का फ्लेक्स जो है वो कॉर्न में से अलग हो जाएगा। तो ये हम विनोइंग मेथड से अलग कर सकते हैं। सेम ऐसे ही पोटैटो वेफर्स और बिस्किट बिल्कुल अलग हो सकते हैं। पोटैटो का जो वेफर्स होगा वो बहुत ही हल्का होगा, उसका वेट जो है बहुत ही हल्का होता है, और जब एयर का प्रेशर आएगा तो वो बिस्किट में से अलग हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ जो हमारे मिक्सचर हैं इनको हम विनोइंग मेथड से अलग कर सकते हैं, और ऐसा ऑप्शन हमारा डी है, थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों ही विनोइंग विधि से अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। प्रोटीन के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा दूसरों से अलग है, ये हमें बताना है। पीस, ग्राम, सोयाबीन और एक है हमारा पनीर। तो यहाँ पर देखिए जो अलग होगा ना वो पनीर ही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले मटर, ग्राम, सोयाबीन ये तीनों के तीनों हमें प्लांट से मिलते हैं, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। लेकिन जो कॉटेज चीज़ है, पनीर है, ये हमें एनिमल से मिलता है। तो ये वाला प्रोटीन हमारा अलग हो गया, तो यही यहाँ पर भिन्न है। तो यही पूछ रहा था कौन सा सोर्स प्रोटीन का डिफरेंट है। ये एनिमल से मिलते हैं और ये तीनों हमें प्लांट से मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमारा पेडागोजी से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज इज नॉट सुटेबल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्नर इन साइंस। फॉर्मेटिव असेसमेंट से एक क्वेश्चन आना ही आना है साइंस की पेडागोजी में, तो इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन रणनीति विज्ञान में शिक्षार्थियों के रूपात्मक आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने बहुत बार बताया है, इसमें क्या होता है, बच्चे का जो आकलन है, बच्चे के बारे में जो जानने की कोशिश करता है टीचर, वो बीच बीच में जानता रहता है कि बच्चा कैसे कार्य कर रहा है, कहाँ कहाँ कमियां हैं, कौन सी चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही हैं, वो टीचर बीच बीच में ही पता लगाता रहेगा। तो वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो कौन सी स्ट्रेटेजी फॉर्मेटिव असेसमेंट से मैच नहीं करती, ये हमें बताना है। देखिए जो जर्नल राइटिंग होती है, पत्रिका लेखन होता है, इसमें क्या होता है, हम जो रोज़ कार्य करते हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो इससे बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकता है, रूपात्मक आकलन हो सकता है, क्योंकि इससे टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चा रोज़ क्या कर रहा है, क्या कमियां हैं, कहाँ उसको इम्प्रूव करना है। ऐसे ही फील्ड ट्रिप जो क्षेत्र भ्रमण होता है उसमें भी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ टीचर बच्चे को देखेगा, अच्छा बच्चा ये एक्टिविटी सही से नहीं कर रहा, बच्चा इसमें वीक है, उसकी कम्युनिकेशन वीक है, या वो सही से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकता है। तो फील्ड ट्रिप भी अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन जो टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट है, ये जो एग्जामिनेशन होते हैं लास्ट में, इसमें बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं हो सकता। टीचर बच्चे की कमी नहीं पता कर पाएगा कि बीच में वो कहाँ वीक रहा, किस चीज़ में कहाँ कहाँ कमी रही, उनका पता नहीं लगा पाएगा। टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट में तो सीधे उसका वो एंड में टेस्ट देगा और उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता चल पाएगा अगर मैथ में कम नंबर आए हैं, उसके किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, तो वो क्यों आए हैं। वो सिर्फ पता चल सकता है किससे, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, जहाँ टीचर स्टार्टिंग से देखता रहता है बच्चे को, और तुरंत जहाँ उसको उसकी कमी लगती है उसको वहाँ उसको बताता है और उसको इम्प्रूव करवाता है। ठीक है, तो टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट ही यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि ये पूछा था कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर स्ट्रेटेजी नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट मैपिंग, अवधारणा चित्रण, बच्चे के बारे में अवधारणा बनाना कि किस तरह का वो कार्य कर रहा है, टीचर ने उसके बारे में अवधारणा बना दी है, तो फिर अगर दूसरा टीचर भी उससे देखे तो बच्चे का आकलन वो वहाँ पर कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, a class 7 teacher wrap a thin paper strip tightly around a iron rod and try to burn the paper with candle while rotating the iron rod continuously. Does it burn? Which process skill of student may be developed through this activity? ये क्वेश्चन टीचर ने पूछा कि बर्न क्यों नहीं करा, ये यहाँ पर क्यों नहीं जलेगा। कक्षा 7 का एक शिक्षक लोहे की किसी छड़ पर पतले कागज की पट्टी को कसकर लपेटता है, और जो छड़ है ना उसको लगातार घुमाते हुए जलती मोमबत्ती के ऊपर कागज को जलाने का प्रयास करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कागज है ना वो जलेगा ही नहीं। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जो आयरन की रॉड है ना वो गुड कंडक्टर होती है हीट का, और जो पेपर से जो हीट पेपर पर आ रही है उसको सीधे अपने अंदर वो एब्जॉर्व कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर है हीट का। तो जो हीट पेपर पर आ रही है तो वो पेपर को जलने ही नहीं देगी, क्योंकि वो जो हीट है कहाँ चली जाएगी, कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो आयरन रॉड में ट्रांसफ़र हो जाएगी और
पेपर जो है वो जलेगा ही नहीं। तो यही एक्टिविटी बच्चा जो टीचर है वहाँ पर कर रहा है और पूछ रहा है ये क्यों नहीं जलेगा, अगर जलता भी है तो ये क्यों जलता है। तो ये कौन सी प्रोसेस स्किल बच्चों के अंदर यहाँ पर डेवलप्ड करना चाहता है टीचर इस एक्टिविटी के माध्यम से। इस गतिविधि के द्वारा बच्चों के किस कौशल का विकास होगा ये हमें बताना है। देखिए बच्चा यहाँ पर अवलोकन तो करेगा ही करेगा, बच्चा देख रहा है, चीज़ों को समझ रहा है तो अवलोकन कर रहा है। क्वेश्चन बना डज इट बर्न, क्या ये जलेगा, टीचर ने क्वेश्चन कर दिया तो बच्चे को उत्तर देना है। अगर वो नहीं जला है तो बच्चे पूछेंगे सर ये क्यों नहीं जला है, तो टीचर वहाँ पर आंसर देगा क्या, क्योंकि यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो गया कि ये गुड कंडक्टर है इसीलिए क्या हुआ ये नहीं जल पाया। ठीक है, अगर ये बैड कंडक्टर होता हीट का तो पेपर जल जाता, क्योंकि पेपर के अंदर जो हीट पहुँची वो दूसरे सब्सटेंस में जाती ही नहीं, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता तो वहाँ पर तो पेपर जल जाता। लेकिन यहाँ पर पेपर नहीं जला क्योंकि जो पेपर की हीट थी वो आपकी आयरन रॉड में ट्रांसफ़र हो गई। इस तरह से टीचर आंसर देगा। तो यहाँ पर बच्चे परिकल्पना भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा टीचर ने तो बच्चे सीधी सी बात है परिकल्पना करेंगे, हाइपोथेसिस तो ज़रूर करेंगे। उसके बाद बच्चे कंफ्यूज होंगे क्वेश्चनिंग आएगा या क्लासिफिकेशन आएगा। क्वेश्चनिंग नहीं होगा, टीचर यहाँ पर क्वेश्चन खुद ही पूछ रहा है, वो बच्चों को सोचने के लिए और वहाँ पर उनका वर्गीकरण करने के लिए कि कौन सा गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर है, ये चीज़ का क्लासिफिकेशन करवाना चाहता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अवलोकन, परिकल्पना और वर्गीकरण। यहाँ पर वर्गीकरण हुआ, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बीच में बच्चों को कुछ पता चला तो क्लासिफिकेशन हुआ, ना कि क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग तो टीचर कर ही रहा है, वहाँ पर तो जवाब होगा ही, बच्चे जवाब देंगे, पूछेंगे, टीचर भी पूछ रहा है, तो क्वेश्चनिंग स्किल वहाँ पर डेवलप नहीं करना चाहता टीचर जब उस चीज़ को समझा रहा है तो सीधी सी बात है उसको क्लासीफाई करेगा, उसको बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये गुड कंडक्टर है इस वजह से हो रहा है। तो वो क्लासिफिकेशन भी, वर्गीकरण भी वहाँ पर सिखाना चाहता है, इसलिए आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अ स्टूडेंट वांट टू डिस्कस स्वाइन फ्लू showing a newspaper clipping. The disease is not mentioned in his textbook. एज अ साइंस टीचर यू, एक शिक्षार्थी समाचार पत्र की क्लिपिंग को प्रदर्शित करते हुए स्वाइन फ्लू के बारे में चर्चा करना चाहता है। पाठ्य पुस्तक में इस रोग के बारे में उल्लेख नहीं है। एक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? वुड रीड द न्यूज़ क्लिपिंग इन अ क्लास बट टेल स्टूडेंट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस हैंस इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसा कभी नहीं करेंगे। यहाँ पर टीचर को बच्चे की क्यूरियोसिटी को शांत करना है, जिज्ञासा को शांत करना है और आगे भी उसको प्रोत्साहित करना है कि आप ऐसी चीज़ें करो। तो यहाँ पर तो आपने बच्चे को डिमोटिवेट कर दिया, भले ही चाहे आपने न्यूज़पेपर की क्लिपिंग पढ़ी लेकिन बच्चे से ये बोला कि ऐसा है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो ऐसी चीज़ें मत करो। तो इससे बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, बच्चा नई नई चीज़ें जानना चाहता है तो वो तो जान ही नहीं पाएगा, भले ही चाहे वो सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। टीचर को फिर भी बताना है, क्योंकि स्वाइन फ्लू जो है वो साइंस से ही रिलेट करता है, भले ही चाहे उनके सिलेबस में है या नहीं है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। वुड डिस्कस स्वाइन फ्लू एंड टेल चिल्ड्रन टू ब्रिंग मोर साइंस रिलेटेड आर्टिकल टू द क्लास। जी हाँ, स्वाइन फ्लू के बारे में चर्चा करेंगे और कक्षा में विज्ञान से संबंधित और अधिक चीज़ें लाने के लिए बच्चे से कहेंगे। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक तो आपने डिस्कस किया, जो बच्चा लेके आया तो उससे बच्चे को लगेगा कि मैं कुछ नई चीज़ लेके आया और टीचर ने उसको अच्छे से उस पर रेस्पॉन्स दिया, और साथ में टीचर बच्चे से ये भी कहेगा कि आगे भी इस तरह के जो साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो आप लाते रहिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर उसकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा दे रहा है और जो उसकी जिज्ञासा है उसको भी शांत कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी थर्ड ऑप्शन क्या है? आस्क द चाइल्ड टू मीट आफ्टर द क्लास। नहीं, हम क्लास के बाद नहीं, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड टॉपिक है तो क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे, उससे ही बच्चे को अच्छा फील होगा। ठीक है। वुड टेल द चाइल्ड दैट इट इज़ बियॉन्ड द सिलेबस एंड नॉट टू बी डिस्कस्ड इन द क्लास। ये बच्चे से कहेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, इसलिए क्लास में हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर? सेकेंड ऑप्शन सही है। तो इस तरह से ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, और इसी के साथ आज हमारी प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ थी, 25 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़, ये कंप्लीट होती है। मुझे लगता है सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, जितने भी प्रैक्टिस सेट में थे 1 से लेकर 25 प्रैक्टिस सेट में। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक मुझे पता है सभी स्टूडेंट करेंगे, शेयर कर दें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब अगर किसी ने भी नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ ज़रूर कर दें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।